चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ मेरे को कुछ क्वेश्चंस लगवाने हैं आपको, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक से क्वेश्चन लगाएं जो भी आपको बुक स्कूल की तरफ से प्रिस्क्राइब की गई है या जो भी आपने खरीदी है, ठीक है। उसमें आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछिए, ठीक। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ। देखते हैं। चलिए, मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं अभी। पहले तो मैं उन डाउट्स को डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। क्या डाउट है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास आए हुए हैं सवाल। पहला सवाल आया है यहाँ पे, देखिए जरा। ये गिवन है कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस वन, ठीक है। ये तुम्हारे पास आया है और कहा क्या है द वैल्यू ऑफ n इनको जाननी है। इनको वैल्यू ऑफ n जाननी है। ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने कुछ यहाँ पे, दे रखे हैं 0, -1, 1 और NOT, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई इसको आंसर को निकालने का। देखिए, वैसे तो ये मैथमेटिक्स का सवाल है, लेकिन इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एनी पार्ट, इन्होंने कहा कि एनी पार्ट एनक्लोज्ड इनसाइड इनसाइड ILATE। ये कौन है लोग? इनका नाम है इनवर्स फंक्शन, ठीक। इनका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। बायोलॉजी वाले बस इसका नाम जान लें, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जानना है आपको। आपके में कभी आएगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैथमेटिक्स वालों को तो खूब आएगा, ये खूब पढ़ेंगे, ठीक। और ये टी हो गया तुम्हारे पास, क्या टी हो गया है तुम्हारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई हो गया है तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल। बात समझिएगा। अगर हमारे पास कभी भी कोई आता है क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ करके, और हमारा यदि कोई पार्ट इन फंक्शंस के अंदर है, इनवर्स में कौन कौन आता है? जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक। लॉगरिथमिक में क्या होता है? लॉग तुम्हारे पास एक्स करके आ जाता है, ठीक है। एल्जेब्रिक में क्या होता है? एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स फोर हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है? ये होता है साइन तुम्हारे पास थीटा कॉस थीटा या साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया ई की पावर एक्स तुम्हारे पास एक की पावर एक्स करके, बल्कि आप एल्जेब्रिक वाले को हटाई दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको यहाँ पे, ठीक। तो अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि अगर हमारे पास कुछ ILTE करके कुछ कभी भी फंक्शन आता है, उसके अंदर अगर कभी भी कोई फंस गया, ठीक है, अगर उसके अंदर कभी भी कोई फंस गया तो वो कहलाएगा डायमेंशनलेस, ठीक है। वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा डायमेंशनलेस। हमने कहा ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो हमको यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो तुम्हारे पास टर्म है x अपॉन a माइनस वन, ये टर्म पूरी तरीके से क्या है? ये टर्म पूरी तरीके से डायमेंशन लेस है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x अपॉन a का जो रेशो है, ये भी डायमेंशन लेस रहा होगा, ठीक है। और वन तो तुम्हारे पास एक नंबर है, ये भी डायमेंशन लेस रहा होगा। तो x अपॉन a माइनस वन भी तुम्हारे पास डायमेंशन लेस रहा, ठीक है। इन्होंने कहा कि वन डायमेंशन लेस है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन x अपॉन ए के बारे में कुछ बताइए। देखो, डायमेंशन लेस कहने का मतलब है कि नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं आई, ठीक है। एवरीथिंग एवरीथिंग डिडक्टेड, हर कुछ जो है वो डिडक्ट हो गया, सब ऊपर नीचे कुछ सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं। तो इन्होंने कहा x अपॉन ए तुम्हारे पास महज एक नंबर रह गया और कुछ भी नहीं रह गया। हमने कहा ठीक है। नंबर यहाँ पे कहने की बजाय अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सब कुछ कट गया है, कुछ बचा ही नहीं है, उसको डायमेंशन लेस कहते हैं। डायमेंशन लेस कब रहा होगा? मान लेते हैं कि ए की यूनिट अगर तुम्हारे पास LT-1 होती, तो इसका मतलब है x की यूनिट भी तुम्हारे पास LT-1 रही होगी, है ना। अब आप कहोगे कि LT-1 पर ले लिया, कुछ और ले लेते हैं। हाँ, तो तुम कुछ और ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम ये समझ लो कि जब डायमेंशन लेस अपन रेशियो को कभी कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो कोई भी शख्स ऊपर वाला रहा होगा, वही शख्स नीचे वाला रहा होगा। अगर ऊपर वाला स्पीड रहा होगा, नीचे वाला स्पीड रहा होगा। ऊपर वाला फोर्स रहा होगा, नीचे वाला फोर्स रहा होगा। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जो ए का डायमेंशन है, वही तुम्हारे पास एक्स का डायमेंशन है। इतनी बात क्लियर होती है?
जो ए का डायमेंशन होगा वही तुम्हारे पास एक्स का डायमेंशन होगा। ये बात तो आपको क्लियर यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक। इसने कहा कि ठीक है, बात समझ आती है। अब इन्होंने कहा कि आओ जरा एलएचएस को बुलाओ। अब हम एलएचएस को बुलाएं। जैसे ही हमने एलएचएस को बुलाया तो एलएचएस में हमने देखा कि लिखा हुआ है dx अपॉन 2 तुम्हारे पास अंडर रूट एक्स माइनस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। अब अगर तुम्हारे पास ए और एक्स के डायमेंशन सेम है, मतलब ये सेम नेचर के लोग हैं, ये टाइम भी हो सकते हैं, ये स्पीड भी हो सकती है, ये वेलोसिटी भी, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है, ये कुछ भी हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, मुझे इनके बारे में नाम नहीं बताया। तो मैंने क्या कहा कि ये दोनों लोग सेम है। तो मैंने कहा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन तुम्हारे पास 2 तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको क्या लिखा, 2x अपॉन डी एक्स अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, और मैंने इसको लिखा डी एक्स अपॉन तुम्हारे पास एक्स। ठीक, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा, भाई सिंपल सी बात है। अभी अभी तो आपको मैंने बोला कि जो एक्स है वो तुम्हारे पास ए के बराबर है, सेम नेचर के लोग हैं, सेम नेचर के लोग हैं, तो मैंने वहाँ पर उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये आया। अब ऊपर भी तुम्हारे पास एक्स है और नीचे भी एक्स है, इसका मतलब ऊपर भी एक्स है नीचे भी ऐसे, ये फिर से डायमेंशन लेस हो गया है ना, ये फिर से डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें, और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, इसको हमने लिख रखा है ए की पावर n, ए की पावर n लिख रखा है साइन इनवर्स तुम्हारे पास ये आया है x अपॉन ए माइनस वन। इसका मतलब है कि ये भाई साहब पूरे के पूरे डायमेंशन लेस हैं, ये भाई साहब पूरे के पूरे डायमेंशन लेस हैं। इसका मतलब ए की पावर n भी तुम्हारे पास डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस का मतलब कोई तुम्हारे पास नंबर होगा। हमको पता है दुनिया में कि एक्स की पावर, हमको पता है कुछ भी, लेट्स सपोज पी की पावर तुम्हारे पास 0, वो कितना होता है, 1 होता है। इसने कहा तो अगर ये नंबर होगा तो हम कौन सा नंबर मान लें, तो इसने कहा कोई भी नंबर मान लो। इसने कहा कोई भी नंबर मानने से अच्छा 1 मान लेते हैं। तो इसने कहा ठीक है, ए की पावर n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर 0 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, आई बात समझ में, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट दे रखा था, यहाँ पे a की पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस वन दे रखा था। अगर इनवर्स लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन आपको मिलेंगे तो इनके अंदर के लोग अपने आप ही डायमेंशनलेस कहलाते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, डायमेंशनलेस कहलाने का मतलब ये है कि ये कुछ नंबर होंगे। अगर x अपॉन a माइनस वन डायमेंशनलेस है तो ये इंडिविजुअली डायमेंशनलेस होगा, वन तो डायमेंशनलेस होता ही है, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। एक्स अपॉन ए का डायमेंशनलेस होने का मतलब है कि इनके पास कोई यूनिट नहीं बची। कोई यूनिट का मतलब है कि एक्स अपॉन ए सेम नेचर के लोग होंगे। मुझे पता नहीं कौन है लोग, मुझे नहीं पता एनर्जी है, फोर्स है, मास है, टाइम है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि ये दोनों सेम नेचर के होंगे। अगर ये दोनों सेम नेचर के होंगे तो ये दोनों सेम नेचर का मतलब है कि नंबर आएगा, इसका मतलब एक्स और ए तो सेम लोग हैं। अब मैंने यहाँ पे पुट करा इधर की तरफ एलएचएस में, तो dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर पुट करा, सॉल्व किया, तो ये आ गया डायमेंशनलेस। अब अगर ये डायमेंशनलेस आ गया है तो मतलब ये सब भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो a की पावर n क्या बचा, एक नंबर बचा, नंबर को मान लेना 1 और इक्वेट कर देना और आंसर निकाल लेना। इस तरीके से सॉल्व आया बेटा, सवाल समझ में आया बेटा, किसने पूछा था, कुछ भी क्लियर हुआ। सर इसमें हम लोग माइनस एक्स भी तो हो सकता है अंडर रूट के बाद। कहाँ पे, जहाँ पे आपने dx अपॉन एक्स लिखा है वहाँ यहाँ पे पे हमने माइनस एक्स dx नहीं अपॉन लिखे। x, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप माइनस भी लिखोगे तो वो माइनस वन आ जाएगा, तो भी वो डायमेंशन लेस रहेगा। तुम अगर ये कह रहे हो कि अगर dx की जगह अपन माइनस एक्स लिखें, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो भी तो हमें dx अपॉन एक्स ही तो देखेंगे ना, माइनस वन तो अपना एक नंबर रहेगा, तो भी वो डायमेंशन लेस रहेगा। तो चाहे कुछ भी लिखो, चाहे तुम्हें लिखो, चाहे माइनस लिखो, दोनों सही है, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। अगला सवाल तुमने एक भेजा है, हाँ अगला सवाल क्या भेजा है तुमने, हाँ ना भेजा है कि इफ एक्स एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस, अगर ये तुम्हारे पास डिस्टेंस है, अगर x और a तुम्हारे पास डिस्टेंस है, तो फिर तुमने पूछा है कि x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ए अपॉन एक्स, क्या डायमेंशनली करेक्ट है, क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमने कल आप पता कर लेते हैं, अभी तो करा ये सवाल बिल्कुल सेम है एक तरीके से।
ये तो भाई साहब डायमेंशनलेस हुए, इसका मतलब ये तुम्हारे पास हो जाएंगे इसके बराबर। ठीक, हमने एलएचएस को उठाया, तो हमने एलएचएस को उठाया तो भैया डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो सीधे मामला ही खत्म हो गया पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा तुम्हारे पास मामला ही खत्म हो गया। ठीक, तो इन्होंने कहा ठीक है, ये तो तुम्हारे पास एक नंबर रह गया। अब इन्होंने कहा कि ये हो गया है तुम्हारे पास जीरो। ठीक है, अब इन्होंने कहा एक काम करते हैं ना, जीरो जीरो क्या करना है, सीधे हम लोग को यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस देखना है, तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। इसने कहा हाँ, तो अगर x हमारे पास डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन l, और इसका डायमेंशन कितना होगा एल स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे कितना, यहाँ पे तुम्हारे पास अंडर रूट। तो हमने कहा कि l अपॉन तुम्हारे पास ये बचा l, ये क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशनलेस। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब है ये भाई सब भी डायमेंशनलेस हो गए, ये भी डायमेंशनलेस हो गए, ये भी डायमेंशनलेस हो गए, 1/a बचा। अब अगर a की डिस्टेंस है तो एलएचएस ने कहा मैं कौन हूँ, इसने कहा मैं तो डायमेंशनलेस हूँ। आरएचएस ने कहा कि मेरा डायमेंशन में क्या होगा, उसने कहा मेरे डायमेंशन में ना 1/a साइन इनवर्स तुम्हारे पास x/a पड़ा हुआ है। ये तो डायमेंशनलेस है लेकिन ये तो डायमेंशन वाला है। ठीक है, लेकिन ये तो डायमेंशन वाला है, तो इसने इसका डायमेंशन क्या होगा, इसने कहा ये तो डिस्टेंस है। इसने कहा कि अगर ये डिस्टेंस है तो इसका मतलब 1/l आएगा अंडर रूट, इसका मतलब ये आएगा l की पावर कितना -1। इसका मतलब है आरएचएस के पास कोई डायमेंशन, एलएचएस के पास कोई डायमेंशन ही नहीं है, आरएचएस के पास डायमेंशन है, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, आया समझ में, सिंपल सा पार्ट था, कुछ है नहीं ज़्यादा, आराम से कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये रहेगा यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट सर एक, एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर जहाँ आपने डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ आपने फिर इज इक्वल टू एल अपॉन एल स्क्वायर क्यों लिखा है रूट? क्योंकि हम मैथमेटिक्स को लगा नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस लगा रहे हैं। अगर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हारे पास ये ए स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, ए मेरा कौन है, ए मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। एक्स मेरा कौन है, एक्स मेरा डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तुम डायमेंशन बताओ, तो तुम कहोगे इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर ही होगी, जीरो तो कर नहीं देंगे हम लोग, है ना। अब जब हम इसको डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे बैठाए तो डी एक्स की डायमेंशन क्या लिखी मैंने, एल लिखी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायमेंशन क्या लिखी मैंने, एल स्क्वायर लिखी। लेकिन मुझे को अंडर रूट को लगाना ही पड़ेगा, तो मैंने एल लिखा यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एल की पावर 2 इंटू 1/2 लिखा, जो कि 1 हो गया, तो एल अपॉन एल हो गया। तो जब एल अपॉन एल हो गया तो वो फिर से डायमेंशनलेस हो गया। ठीक, आया सुन, आया बेटा, क्लियर हुआ डाउट, यस क्यों सर। लिखा उसमें, है ना, इस तरीके से आएगा ये। कुछ भी तुमको आया डाउट, ये वाला क्लियर हुआ तुम्हारा बात जो तुम पूछे थे। यस सर हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसको भी देख लीजिए क्या पूछा गया भाई। एक क्वेश्चन में क्या है, क्या था क्या क्वेश्चन, अच्छा ये है स्टूडेंट 1 एंड 2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे स्टूडेंट 1 एंड 2, ये करना है ना, स्टैक कर दूँ जरा सवाल। ये सवाल है यहाँ पे, ये पूछा गया है सवाल हमसे, स्टूडेंट 1 एंड 2, इसका शायद कुछ और पार्ट भी है, जरा मैं ये निकाल देता हूँ जरा इसका यहाँ पे, ये रहा। ये पूछा गया है। हाँ भाई, तो सवाल क्या कहता है, स्टूडेंट 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 बच्चे हैं यहाँ पे, और इन 3 बच्चों ने जो है परफॉर्म किया है एक एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक भाई, बढ़िया। फिर क्या बोला ये कह रहा है यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम दे यूज डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वो लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एंड और रिकॉर्ड टाइम फॉर डिफरेंट टाइम ऑफ ऑसिलेशन। ओके, तो ये तुम्हारे पास टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास कैपिटल T1 की वैल्यू है, कैपिटल T2 की वैल्यू है, कैपिटल T3 की वैल्यू है।
ये टोटल टाइम है, मतलब कि 128 को डिवाइड करके 8 से आया होगा ये वैल्यू, 64 को 4 से डिवाइड करके आया होगा, 36 को तुम्हारे पास 4 से डिवाइड करके आया होगा, ठीक। The observations are shown in the following table. Least count of the length is 0.1 centimeter and least count for the time is your 0.1 सेकेंड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखते हैं, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट तुम्हारे पास l अपॉन जी, तो एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास 4 पाई स्क्वायर l अपॉन तुम्हारे पास जी, तो g इज इक्वल टू कितना 4 पाई स्क्वायर l अपॉन तुम्हारे पास कितना टी स्क्वायर, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, 4 पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस तुम्हारे पास डेल्टा टू लगा देंगे, टू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू तुम्हारे पास 100, ये वैल्यू है। हमसे पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि अगर E1 E2 E3 परसेंटेज एरर जी पे निकालोगे आप, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 स्टूडेंट 1 और 2 और 3 के लिए निकालना, और फिर ये बताना कि इनमें से कौन सा सही है, E1 मिनिमम है कि E2 मिनिमम है कि E1 E2 बराबर है या E3 मिनिमम है। हमने कहा ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि हमको पता है। सर हाँ बोलो। एक बात पूछनी थी, जैसे ये मेंस में है तो हम लोग इसमें मतलब कैसे हम लोग जल्दी से पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक का निकालेंगे तो लंबा नहीं पड़ जाएगा। नहीं एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें यार बिना वैल्यू देखे तो बिना वैल्यू पुट करे तो यार तुम नहीं निकाल पाओगे, इसमें बिना वैल्यू पुट करे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट कुछ वैल्यू तो सामने रखनी पड़ेगी ना, तभी हम निकाल सकते हैं। तो जब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि 2 डेल्टा टी अपॉन टी आ गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे तो हम लोग टोटल टाइम पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और देख लो, जैसे मान लो अगर हम ये कहते हैं कि टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू तुम्हारे पास टोटल टाइम, ये चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप समझ लो, ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ तुम्हारे पास ऑसिलेशन, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे लिखा, तो मैंने इसको अगर चेंज के फॉर्म में लिखूंगा तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन तुम्हारे पास एन आ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय टी कर लूँ, तो इसने कहा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू डेल्टा एन टी अपॉन एन बाय तुम्हारे पास टी। तो इसने कहा कि डेल्टा टी अपॉन एन, टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, टी अपॉन एन। सॉल्व किया हमने तो डेल्टा टी इंटू एन अपॉन एन इंटू स्मॉल टी, ठीक है। अब मुद्दा ये स्मॉल टी क्या है और कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी जो है ना वो टोटल टाइम है सारे ऑसिलेशन का, और जो कैपिटल टी है ना वो एक ऑसिलेशन का समय है, ठीक। तो ये हमने काटा, तो हमने कहा कि डेल्टा टी अपॉन टी की जगह पे हम डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी इस्तेमाल कर लें। अब कोई बच्चा अगर ये कहे कि इसको क्या ज़रूरत है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि जब हम यहाँ पुट करते हैं तो टोटल टाइम पुट करते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन हो सकता है कि कभी तुम भूल जाओ। अगर तुम कभी भूल जाओ ना तो उसको ऐसे लिख लेना, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी की जगह क्या पुट कर लेना, टू स्मॉल डेल्टा टी अपॉन तुम्हारे पास टी इंटू 100, ऐसे पुट कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो सवाल क्या पूछा है, अब जैसा कि यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि क्या कोई शॉर्ट तरीका है क्या, देखिए शॉर्ट तरीके को हम एग्जैक्टली मतलब कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि लीस्ट काउंट फॉर लेंथ दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट फॉर पॉइंट टाइम दे रखा है, तो डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर, और जो डेल्टा टी की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे यूज कर लेंगे हम, वो पॉइंट तुम्हारे पास 1 सेकेंड है, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया हमने, तो हमने कहा कि ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने गए स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2 और स्टूडेंट नंबर 3 के लिए, अब जरा देखना, तो हमने इसको यहाँ पे E1 बोला डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल का मतलब क्या हुआ 0.1, ठीक। तो इसने कहा कि 0.1 अपॉन तुम्हारे पास 64 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी दैट इज 0.1 अपॉन पहले वाले का टोटल टाइम कितना है, पहले वाले का टोटल टाइम है 128 सेकेंड, 100 तुम्हारे पास 28 सेकेंड इंटू 100, फिर 0.1 अपॉन 64 इंटू 100 प्लस तुम्हारे पास 2 इंटू 0.1 इंटू तुम्हारे पास 100 अपॉन दूसरे वाले का टाइम कितना है, ये है तुम्हारे पास 64, ठीक। फिर आगे तुम्हारे पास ये कितना है, तुम्हारे पास ये है 20, तो 0.1 अपॉन तुम्हारे पास 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 0.1 अपॉन ये तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास 36, ठीक। ये आ गया तुम्हारे पास वैल्यू।
अब सवाल जरा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में यार E3 का तो जिक्र ही नहीं कर रखा है, ऑप्शन में E3 का तो जिक्र ही नहीं कर रखा है। इसका मतलब अपन लोग E3 पे जाएंगे ही नहीं, इसका मतलब देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, आप ये थर्ड वाला लिखोगे ही नहीं। ठीक है, अब सवाल आया कि सवाल में ये पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में, सॉरी, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 में निकालना है। अब यार ये तुमको दोनों एक्सप्रेशन को देख करके साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 64, यहाँ पे 64, यहाँ 128, यहाँ 64, ये तो गलत हो गया है ना। E1 इज इक्वल टू जीरो, ये गलत हो गया, दोनों लोग ऐड हो रहे हैं तो जीरो तो हो ही नहीं सकते। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि E1 मिनिमम है या E2 मिनिमम है। अब यार अगर पहला पार्ट देखो, इसको सॉल्व मत करना, एक तो ये लिखा हुआ है और एक तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, ये दोनों तो सेम है। अब जब इस वाले पार्ट में आए तो यहाँ पे 128 लिखा हुआ है, 128, यहाँ पे लिखा हुआ है 64, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो छोटा, इसका मतलब है E1 की वैल्यू तुम्हारे पास E2 से कम आई। ठीक, अब इन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ऑप्शन में तुम्हारे पास E3 के बारे में जिक्र ही नहीं है, तो कोई ये सोचे कि नहीं नहीं सर हमको निकालना तो चाहिए E3, क्योंकि इसने कहा E1 मिनिमम है, हो सकता है सर E3 मिनिमम रहा हो। अब यार देखो यार लॉजिकली सोचो, जब E3 ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो वो कुछ भी रहा हो, हमसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है हम E1 और E2 को देखेंगे, उनको कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। आया समझ में? डाउट क्लियर हुई तुम्हारी यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अभी जैसे मान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि सर ये वैसे मेंस का है कि एडवांस का है, तो मेंस का नहीं लग रहा है, तो एडवांस का ही होता है। ठीक है, चलो जो भी है, तो ऊपर वाला वो एक एडवांस का था, ये मेंस का। ये मेंस का है। अच्छा चलो जो भी है, तो बात ये कर रहे थे हम लोग कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप जल्दी में पूछ रहे हो कि जल्दी में सवाल कैसा किया जाए, तो बेटा एक बार जब भी क्वेश्चन करना ऑप्शन जरूर देख लेना। जैसे तुम ऑप्शन देखोगे ना तुम्हें दिमाग में क्लिक कर जाएगा तुम्हें निकालना क्या है। E3 का जिक्र ही नहीं कर रखा था, E3 निकालना ही नहीं। ठीक है, E1 और E2 एक्सप्रेशन देखना, सॉल्व करना ही मत। E1 जीरो नहीं है, E1 और E2 बराबर नहीं है, साफ दिख रहा है। ठीक, E1 और E2 की बात हो रही थी कि छोटा कौन सा है, तो हमने दोनों को देख लिया, इसका जो फर्स्ट हाफ है वो फर्स्ट हाफ तो दोनों का सेम है, और जो सेकंड हाफ है वो तुम्हारे पास अलग अलग है, यहाँ 64 है, यहाँ 128 है। 128 ज्यादा है इसलिए E1 E2 से छोटा होगा, इसलिए आंसर इसका तुम्हारे पास डी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो मैंने निकाल करके रखे। ठीक है, वो भी लगभग लगभग ऐसे ही हैं, ऐसे ही मुझे कुछ क्वेश्चन करवाने थे तो हम करवा देता हूँ। देखिए, अब ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ ट्राई करना कि अगर हो जाए आपसे तो। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसने कहा कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एज, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एज P is equals to alpha upon beta exponential of minus of alpha into z upon k into theta, where alpha and the theta are the constant, z is the distance, z distance है, alpha beta are the constants, k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। k के बारे में बता दूं कि यूनिट ऑफ तुम्हारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अभी आगे पढ़ने को आएगा। ठीक है, अभी हो सकता है क्लास 10 तक शायद ना पढ़ा हो। इसकी यूनिट होती है जूल पर तुम्हारे पास केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन होती है इसकी यूनिट। थीटा इज द टेम्परेचर, थीटा जो है तुम्हारा टेम्परेचर है। अच्छा, जो टेम्परेचर होता है तुम्हारे पास, जो टेम्परेचर होता है तुम्हारे पास उसके लिए आप केल्विन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दी डायमेंशन ऑफ द बीटा, इसने कहा कि मेरे को क्या चाहिए ना, मेरे को डायमेंशन ऑफ द बीटा चाहिए। बताओ ये कैसे निकलेगा ये सवाल, ट्राई करो जरा। एक मिनट। हाँ हाँ, सभी लोग ट्राई करो, अपनी प्रॉब्लम ट्राई करो, हम भी साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं आपके। अब जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है सर यहाँ पे दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम जरा के की यूनिट निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि के जो कि तुम्हारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है अपना यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, इसका यूनिट जैसे मैंने बताया आपको कि जूल पर तुम्हारे पास केल्विन होगा। ठीक है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जब भी आपको एनर्जी का निकालना हो तो हमेशा बर्डन का फॉर्मूला निकाल लेना बेटा। बर्डन का फॉर्मूला जो पढ़ाई हो, ये होता है तुम्हारे पास फोर्स इंटू तुम्हारे पास क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसने कहा ठीक सर।
अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि फोर्स क्या होता है ना सर, फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो ये क्या हो गया वैल्यू, ये हो गया तुम्हारे पास किलोग्राम तुम्हारे पास मीटर पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आगे तुम्हारे पास कितना ml2p तुम्हारे पास माइनस ml2p-2 आ गया तुम्हारे पास एनर्जी। हमने कहा ठीक है, तो ml2p-2 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर का आ गया थीटा। हमने कहा ठीक है, लिख दिया हमने थीटा। तो ये कितना बन गया, जो गया ml2p-2 थीटा -1। ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अपने पास डायमेंशन। इसने कहा ठीक, तो आगे क्या करें। अब इसने कहा कि अभी भी मैंने आपको एक बात समझा सिखाई थी कि बेटा एक्सपोनेंशियल मतलब कि हमारे पास ई की पावर माइनस अल्फा इंटू जेड अपॉन के इंटू थीटा। ओके, माइनस अल्फा इंटू जेड और तुम्हारे पास के इंटू तुम्हारे पास थीटा। हमने कहा ठीक। अब इसने कहा कि ये कैसे होगा। इसने कहा कि देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं कि ये लोग हो जाएंगे क्या, ये लोग हो जाएंगे डायमेंशन लेस। ये लोग कैसे हो जाएंगे, ये लोग हो जाएंगे डायमेंशन लेस। हमने कहा ठीक है, अब डायमेंशन लेस हो जाएंगे, लेकिन सर के की तो यूनिट है। हमने कहा इनका कॉम्बिनेशन डायमेंशन लेस हो जाएगा। हमने ये थोड़ी ना कहा कि इंडिविजुअली हर कोई डायमेंशन लेस है। तो इसने कहा ठीक है, इसने कहा एक काम करते हैं, अगर हम के का निकाल चुके हैं, ठीक है, अगर हम z अपॉन के इंटू थीटा का डायमेंशन निकाल लें, तो z तो डिस्टेंस है, इसका तो हो गया है l, के का निकाल चुके हैं ml2p-2 थीटा -1 है, और ये थीटा मतलब तुम्हारे पास ये क्या नाम है टेम्परेचर, तो ये थीटा ये आ गया तुम्हारे पास। तो इसकी क्या डायमेंशन बनी, इसकी जो डायमेंशन बनी वो बनी तुम्हारे पास m, ठीक है, -1 और l से l स्क्वायर, तो ये हो गया l की पावर तुम्हारे पास -1। ओके, ये पर्टिकुलर डायमेंशन यहाँ पे हमने निकाली। और इसका इसका कितना निकला, इसका निकला t की पावर तुम्हारे पास 2, ठीक है, और थीटा तो कैंसिल हो गया। ये डायमेंशन आ गया तुम्हारे पास किसका, z अपॉन के थीटा का। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर ऐसे कभी सवाल नीट में या मेंस में कभी तुम्हारे पास आते तो कैसे करना है। अब यार देखो, लॉजिकली मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अल्फा इंटू जेड अपॉन के थीटा तो डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ अल्फा होंगे, जो तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ तुम्हारे पास अल्फा होंगे, जो तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ तुम्हारे पास z अपॉन के इंटू थीटा होगा, इनका जो डायमेंशन का प्रोडक्ट होगा वो पक्की बात है 1 होगा। ये तो ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अल्फा का जो भी डायमेंशन होगा मुझे पता नहीं है क्या डायमेंशन है, z अपॉन थीटा का जो भी डायमेंशन है जो कि हमने निकाल चुके हैं हम लोग, ये जो कोई भी होगा इनका प्रोडक्ट पक्की बात है 1 होगा, तभी ये लोग डायमेंशन लेस आ रहे हैं। उसने कहा हाँ, तो इसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू 1 अपॉन तुम्हारे पास z अपॉन तुम्हारे पास के थीटा का डायमेंशन। हमने कहा ठीक है, तो 1 अपॉन m-1 l-1 t की पावर 2। ठीक, तो इसका जो डायमेंशन निकला अल्फा का वो कितना निकला, अल्फा का डायमेंशन निकला m तुम्हारे पास l t-2, ये आ गया अल्फा का डायमेंशन। इतनी बात समझ में आई सभी लोग को, अल्फा का डायमेंशन ये आया, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है सर, अल्फा का डायमेंशन ये आ गया, अब क्या करना है। अब इसने कहा, इसने क्या बताया, इसने कहा कि हम लोग को क्या चाहिए ना, हम लोग को बीटा का डायमेंशन चाहिए। अब हम तरफ बुलाते हैं, अल्फा अपॉन बीटा का जो रेशो था वो तो कांस्टेंट था। हमने कहा हाँ ठीक है, और फिर हमसे इन्होंने बीटा का डायमेंशन भी पूछ लिया था। अब हमने इसको यहाँ पर हम लोग बनाया, b इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल की पावर अल्फा इंटू जेड अपॉन तुम्हारे पास के बीटा। बीटा को हमने ऐसे लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अल्फा अपॉन प्रेशर e की पावर माइनस अल्फा इंटू जेड और तुम्हारे पास के इंटू बीटा। हमने कहा ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए है कि मैं पी का डायमेंशन निकाल लूँ किसी तरीके से, मेरे पास बीटा का डायमेंशन आ जाएगा। अब प्रेशर, पी का मतलब क्या हुआ, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है सर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है किलोग्राम मीटर पर हमारे पास सेकंड स्क्वायर, और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया किलोग्राम अपॉन, 1 मीटर से ऊपर गया नीचे तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये इसका डायमेंशन क्या हो गया, प्रेशर का डायमेंशन कितना हो गया, प्रेशर का डायमेंशन हो गया अपने पास m l-1 और सेकंड स्क्वायर है t-2,
m of the L-1 T-2 is the dimension of the pressure. हमने पुट करा, हमने कहा now the beta dimension would be calculated as dimension of तुम्हारे पास अल्फा, dimension of तुम्हारे पास p और e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा और इनका डायमेंशन। इन्होंने कहा इनसे तो बात ही मत करो, जीरो डायमेंशन लेते हैं, ये क्या कर लेंगे हमारे लिए, बात तो सही, ये क्या कर लेंगे हमारे लिए, ठीक। अल्फा से पूछो, अल्फा से पूछा MLT-2, अल्फा से पूछा MLT-2 अल्फा का डायमेंशन, ठीक है। टी का डायमेंशन पूछा तो m तुम्हारे पास L-1 T-2, ये आ गया डायमेंशन, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर डायमेंशन यहाँ पे आया, तो टी और टी का तो काम तमाम हो गया, m और m का काम तमाम हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हारे पास डायमेंशन किसका बना, L की पावर -1, ये हो गया L की पावर 2। तो अल्टीमेटली जो बीटा का डायमेंशन आया है वो आया है m की पावर 0, L की पावर 2, t की पावर 0, बीटा की पावर 0। इस तरीके से हमने इसका डायमेंशन लिखा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास है। ऑप्शन में हमारे पास m0, L0, T0 नहीं, ये तो लोग तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से क्लियर हुआ क्या? ऐसे क्वेश्चन नीट और मेंस में आएंगे आने वाले समय में। भाई एग्जाम तो देखो तुम्हें देना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि तुम ऐसे ही चले जाओगे, ठीक। तो जब एग्जाम वगैरह तुम दोगे, अगर तुम्हारा डॉक्टर और इंजीनियर तुम्हारा करियर है आने वाले समय में, तो फिर तुमको ऐसे क्वेश्चन का सामना जो है करना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई हल्का फुल्का, किसी के मन में कोई दुविधा हो तो मुझे बताओ। किसी को लग रहा है कि नहीं ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर लेते तो क्या होता, किसी को कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो बताइए। इसमें बस तुमको एक चीज नहीं पता थी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में तुमको नहीं पता था। आने वाले समय में जब तुमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाऊंगा मैं, तब तुमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में जिक्र करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस में तो पूरी फिजिक्स में से कहीं से भी सवाल बन सकता है, हाँ। तो अभी तो आपने पूरी फिजिक्स के, अभी तो आपने 1% भी नहीं पढ़ी है फिजिक्स, ठीक है। तो अब आपकी स्टार्टिंग हो रही है, तब धीरे धीरे आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता लगेगा। क्लियर है भाई? आया ना सभी लोग को सवाल, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। एक आपको बढ़िया सा सवाल कराते हैं, जरा समझना, ठीक है। ये सवाल आपका सिर्फ कंसेप्ट बनाने के लिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके स्कूल लेवल पे तो नहीं आएगा, उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। हाँ, कंपटीशन लेवल पे हो सकता है आ जाए, ठीक है। चलो तो मैं सवाल दिखाता हूँ पहले, कौन सा सवाल कराना है मेरे को। हाँ, इस सवाल को देखना जरा। अब ये सवाल थोड़ा सा तुमको अटपटा ना लगेगा, मुझे लगेगा क्या है ये सवाल आखिर। आती है पार्ट इसके अंदर। देखो जरा, in an experiment to determine the acceleration due to gravity, the formula used for the time period, पता है भाई, यही तो पढ़ते आ रहे थे। The value of the r is given as like this, right? So the r is given as 60 plus minus of 1, okay, and small r is given as 10 plus minus of 1, ठीक। ये भी तुम्हारे पास mm है, ठीक है, और ये भी तुम्हारे पास जो है mm। सुनना, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ना समझना है छोड़ देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, ना स्ट्रेस ना समझना है छोड़ देना, कोई बात नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो बढ़िया। अच्छा, ये कहता है कि अगले 5 सक्सेसिव मेजरमेंट्स की यदि बात की जाए तो टाइम पीरियड जो है वो 0.52 है ना, 0.57, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो T1 की वैल्यू 0.52 दे रखी है, ठीक है, और T2 की वैल्यू दे रखी है 0.56 सेकेंड, ठीक। T3 की वैल्यू दे रखी है 0.57 सेकेंड, ठीक है, और T4 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.54 सेकेंड, ठीक है, और T5 की वैल्यू दे रखी है 0.59 सेकेंड। ये वैल्यूज हमको यहाँ पे दे रखी है, ठीक। तो हमने कहा ठीक है भाई, सही है। अब हमको क्या करने का है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम पीरियड इज दिस। तो ठीक है, हमने डेल्टा टी को स्मॉल वाले को ले लिया, हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। अब आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमने कहा ठीक है भाई, बता देते हैं, जरा देखो। अब इस क्वेश्चन को करना कैसा है, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया नहीं है एक बार भी, ठीक है। हम लोगों ने इतने क्वेश्चन लगाए पर ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने कोई भी नहीं किया। इसने कहा ठीक है देखते ना। सबसे पहले बात आती है फॉर्मूले की,
ठीक है। तो हमने तेरा फॉर्मूला उठाया, तो t इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 पाई 7 तुम्हारे पास r माइनस आर अपॉन तुम्हारे पास 5g का तुम्हारे पास जो है अंडर, ठीक है, ये तुम्हारे पास वैल्यू है। हमने कहा ठीक, इसने कहा एस बी एस कर लें, एस बी एस बोले तो सॉरी वो से ठीक, इसने कहा ठीक है लॉग, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तुम्हारे पास पाई स्क्वायर 7 तुम्हारे पास r माइनस आर अपॉन तुम्हारे पास 5g, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि कैसे निकालेंगे इसको, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। इन्होंने कहा कि g इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 7 तुम्हारे पास r माइनस तुम्हारे पास स्मॉल r, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 5g सॉरी 5 तुम्हारे पास जो है ये कितना, ये तुम्हारे पास t स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास जो है बन करके हमने कहा ठीक। अब यार यहाँ पे r जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो हमारे को पैरामीटर दे रखा है यहाँ पे कैपिटल R, ठीक है, स्मॉल r भी हमारे को पैरामीटर दे रखा है और कैपिटल T भी पैरामीटर है। तो अगर मैं डेल्टा G का फॉर्मूला लिखूं तो डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 इक्वल्स टू, इनसे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं, तो डेल्टा ऑफ द R माइनस R अपॉन तुम्हारे पास कितना R माइनस R इंटू तुम्हारे पास 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास डेल्टा टी अपॉन टी इंटू तुम्हारे पास 100 है कि नहीं। पुट कर सकते हैं आराम से, इसने कहा हाँ पुट तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि सर कैसे करा जाए, तो उसने कहा कि देखो भाई हमें जो है डेल्टा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार मेरे को डेल्टा आर माइनस आर लिखना है, इसका मतलब है कि मैं तुमसे मैंने कुछ ऐसे जेड लिया होगा कुछ आर माइनस आर, और मैं इसकी मैक्सिमम परमिसेबल एरर तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसेबल एरर डिफरेंस में और सब में क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं डेल्टा आर प्लस तुम्हारे पास स्मॉल तुम्हारे पास डेल्टा आर। इसने कहा ये लिखते हैं। तो जब मैंने फॉर्मूले को रिपीट किया तो मैंने फॉर्मूले को ऐसे लिखा यहाँ पे, इसने कहा कि डेल्टा आर प्लस स्मॉल ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर माइनस आर इंटू हमारे पास 100 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू हमारे पास 100। इसने कहा ठीक है। अब मुद्दा ये है कि डेल्टा आर की वैल्यू पता है हम लोग को, हाँ पता है, ये रही अपनी वैल्यू डेल्टा आर की, ठीक है, ये रही डेल्टा आर की वैल्यू, और ये रही तुम्हारे पास आर की वैल्यू, ये रही डेल्टा स्मॉल आर की वैल्यू, ये रही तुम्हारे पास स्मॉल आर की वैल्यू। सर ये सब तो पता है, ठीक है। अब सर टी नहीं पता और डेल्टा टी नहीं पता, अरे तो बड़ी गड़बड़ हो गई, टी भी नहीं पता और डेल्टा टी भी नहीं पता। तो उसने कहा ये कैसे करेंगे, इसने कहा देखो हमने आपको सिखाया था 1 2 3 4 और 5, ठीक, हमने आपको कुछ सिखाया था कि मीन वगैरह कैसे निकालते हैं। तो उसने कहा 52 56 57, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ पहले मैं जरा, 52 56 और 57 54 और तुम्हारे पास कितना, और तुम्हारे पास 59। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू चाहिए, एक बात तो तुमको क्लियर होगी बहुत साफ साफ, इसे इस डेल्टा टी को यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मूले से, और इसे इसे हम लोग निकाल सकते हैं तुम्हारे पास मीन वैल्यू के तरीके से, ठीक। सभी लोग रीजन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजन कर लीजिए सभी लोग जरा।